हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान एंड विज्ञान पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो कि सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का। वो चैप्टर है हमारा मानव नेत्र एवं क्या है, रंगों का इंद्रधनुष। ठीक है, तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने चैप्टर फर्स्ट में फिजिक्स के पहले चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। जैसे हमने पढ़ा था परावर्तन एवं हमने उन सभी मिरर को और मिरर से बनने वाले सभी प्रतिबिंबों को, तथा हमने अपवर्तन पढ़ा। उसके अंदर हमने लेंस पढ़ा, लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में भी हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। ठीक है, उसके अलावा मिरर या लेंस के उपयोग क्या क्या है ये भी हमने पढ़ लिया था। अगर आप उस क्लास को नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में आपको, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको, फिजिक्स के प्लेलिस्ट में वो सारे चैप्टर की क्लासेस आपको मिल जाएंगे और उन क्लास के नोट्स भी आपको उस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आप उस क्लास को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे जुड़ना चाहते हैं तो ज्ञान एंड विज्ञान से अगर आप टेलीग्राम पे चैनल पे जुड़ेंगे तो वहां भी आपको क्लासेज और नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगे। हर क्लास की हर नोट्स वहां पे अवेलेबल है, आप वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब तक अगर आपने वो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो जल्दी से उसके नोट्स को भी आप कंप्लीट कर लीजिए, वो क्लास को कंप्लीट कर लीजिए। और अगर वो वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चाहते हैं तो एक आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारी हेल्प मिलेगी और हमें इंकरेज किया करेगा आपका एक सब्सक्राइब ही, कि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट को ला सकेंगे और आपके एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज भी बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि है मानव नेत्र, आंख के बारे में। ठीक है, आंखें क्या होती है ना, कहते हैं ना कि आंखें हमारी सब कुछ बयां कर देती हैं। जो भी हमारे अंदर होता है आंखों से ही देख के पता चल जाता है कि हमारे अंदर, वो सामने वाले के अंदर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, आंखें जो कहते हैं ना, आंखें हमारी बयां कर देती है, और ये नेचर के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाए गए एक बहुत ही खूबसूरत अंग है, जो कि क्या है, एक तरह की ज्ञानेंद्रिय होती है। ठीक है, तो उन्हीं आंख के बारे में हमें, जो कि भगवान के द्वारा बनाया गया एक बेहद ही खूबसूरत अंग है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जल्दी से आप कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखिए हेडिंग, चैप्टर का नाम आप लिख लीजिए। उसके बाद आप हेडिंग लिखिए क्या, मानव नेत्र, यानी ह्यूमन आई। अब आप सोचेंगे ह्यूमन आई तो अंग है ना, ज्ञानेंद्रिय है, तो इसको क्यों फिजिक्स में रखा गया, क्यों नहीं बायो में रखा गया। ठीक है, तो आपका सोचना इस टाइम तक सही होगा, क्योंकि चूंकि मानव नेत्र है तो फिजिक्स में तो हम चीजें ये पढ़ते नहीं है, किसी भी शरीर के अंगों के बारे में फिजिक्स में तो पढ़ा नहीं जाता है। लेकिन इस टॉपिक को इस चैप्टर में क्यों रखा गया, सोचने वाली बात है। तो रखा इसलिए गया है क्योंकि इन्हीं आंखों के द्वारा हम अपने सभी चीजों को, चारों तरफ की हर वस्तु को देखने में मदद करती है। ये आंखें हमारे चारों सभी चीजों को देखने में मदद करती है। अब देखिए, जो आंख होती है ना, वो आंख एक्चुअली में आपके कैमरे की तरह होती है। जो आप फोन के कैमरे यूज करते हैं, ठीक उसी तरह, जिस तरह से कैमरे में आप फोटोज लेते हैं, उसी तरह ये आंखें भी हमारे चारों तरफ की फोटोज को कैप्चर करती हैं और उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है, मतलब वो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है, अगर अभी कहा जाए कि आंखों में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, तो आप आश्चर्यचकित होंगे, अरे कैसे उल्टा, हमें तो वस्तु सीधी दिखाई दे रही है। देखिए, एक्चुअली में जो भी आंखों से जो प्रतिबिंब बनता है वो सभी उल्टा बनता है। ठीक है, क्योंकि वो वास्तविक होता है, रियल इमेज होता है। रियल इमेजेस हमेशा क्या होती है, सी उल्टी होती है। ठीक है, अब वो उल्टा इमेज होगा तो आप सोच रहे हैं सच गलत बता रहे हैं, नहीं, वो इमेज उल्टी बनती है, लेकिन वहां से अभी हम पढ़ेंगे कि उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं आंख में, वो क्या करती हैं, वो चीजें जाएंगी और मस्तिष्क उसको क्या करेगा, हमारे उसके वस्तु के हिसाब से उसको सीधा करके हमें प्रतीत कराएगा, दिखाएगा, और हमें लगेगा कि वो वस्तु उल्टा नहीं हमारे आंखों में बना है, वो सीधा ही हमें दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज जानिए कि हमेशा अगर कभी गलती से कोई पूछ देता है, वाइवा में टीचर कोई पूछ देते हैं कि बच्चा बताओ आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो हम सीधे कहेंगे सीधा बनता है, नहीं, हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो आंखों में वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, उल्टा एवं वास्तविक बनता है। उसको मस्तिष्क क्या करता है, माइंड उसको सीधा करके हमें दिखाता है, यानी हमें वो वस्तु, हमें सीधी आवाज होती है, लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो अगर आप इस साइड में देख रहे होंगे, ये हमारा जो आईज है इसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे। जैसे हमारा एक दृष्ट पटल होगा जो साइड में किनारे होगा, उसके बाद हमारी कॉर्निया होगी, कार्निया
कार्निया के बाद आप देख रहे होंगे कि आइरिस होगा, आइरिस के बाद प्यूपिल यानी पुतली होगी, पुतली के बाद आप देख रहे होंगे लेंस होगा, लेंस और कार्निया के बीच में एक लिक्विड मैटर भरा हुआ है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि द्रव कचाभ कहते हैं, इंग्लिश में लिक्विड ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है, या एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। जस्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं लेंस के, तो एक पूरा स्पेस गोल सा दिख रहा होगा आपका, पूरा खाली स्पेस दिख रहा होगा, तो वो जो खाली स्पेस होता है उसमें भी कुछ लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है, जली कचाबिया जो भी कहेंगे। फिर उसके जस्ट पीछे जाएंगे तो हमें ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा, रेटिना मिलेगा, पीत बिंदु मिलेगा, अंध बिंदु जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, ठीक है, पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट मिलेगा, उसमें कुछ हमारी न्यूरॉन्स भी दिख रही होंगी, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व्स जिसको कहेंगे, उसके बाद वो बाहर की तरफ निकल रही होंगी, ठीक है। तो ये तमाम आपको जानकारियां इस फिगर में आपको दिख रहा है, वो सभी चीजें हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट करके हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली में अगर आइज के बारे में, ह्यूमन आइज के बारे में अगर आपके एग्जाम में आता है, तो अगर आप, चूंकि एग्जाम में हमें नंबर पाने हैं, तो अगर आप एक एक की पॉइंट्स को अगर नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उन्हीं हम सभी इनके अंग के बारे में, जो नेत्र दिख रहा है, इस नेत्र यानी आंख के बारे में हम पूरी तरह से अच्छे से इस टॉपिक में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस फिगर को देखते रहिए और एक एक पॉइंट को हम यहां पे लिख के समझाते जा रहे हैं और उनका वर्क भी बताते चलेंगे कि क्या क्या वर्क होता है, ठीक है। तो चलिए नोट करिए, हमारा जो पहली रीडिंग रहेगी मानव नेत्र में, अगर मानव नेत्र के बारे में पूछा जाए कि मानव नेत्र क्या है, तो यह एक ऐसा ज्ञानेंद्रिय अंग है जो हमें वस्तु को के प्रतिबिंब को दिखाता है, वस्तु कैसी है ये महसूस कराता है, यानी ये कैसा काम करता है, एक तरह का फोटो कैमरे की तरह काम करता है, ठीक है। अब हम नेत्र के अंगों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहला अंग हम लिखते हैं, तो पहला भाग है हमारा दृढ़ पटल, ठीक है, दृढ़ पटल, ठीक है, दृढ़ पटल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में लिख, उसका दूसरे पेन से लिख ले, इसको कहते हैं स्क्लेरॉइड, स्क्लेरोटिक, स्क्लेरोटिक, ठीक है, स्क्लेरोटिक, ठीक है। ये क्या है, अब ये बात आती है कि ये दृढ़ पटल होता क्या है, ठीक है। तो अगर कहें दृढ़ पटल, तो आप उस फिगर में देख रहे होंगे कि दृढ़ पटल क्या होगा, कि वो जो भी नेत्र है उसका बाहरी वाला सरफेस, बाहर वाला सरफेस कर्व होता है, बाहर वाला गोल पूरा सरफेस जो दिख रहा है वही क्या रहेगा, दृढ़ पटल होगा। सपोज करिए जैसे अगर मैं एक यहां रफ डायग्राम बनाऊं, तो ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है यही उसका क्या है, यही जो बाहर वाला सबसे बाहरी परत है, इसी को हम क्या कहेंगे, दृढ़ पटल कहते हैं, ठीक है, दृढ़ पटल कहते हैं। अब इसका काम क्या है, तो इसका काम है कि इस नेत्र को वो गोल आकार देगा, नेत्र को गोल आकार में करेगा, पहला काम हो गया। दूसरा काम कहें तो अगर ये नेत्र के आंतरिक जो भी अंग होते हैं, जो भी नेत्र, इस नेत्र का आंतरिक अंग होगा उसको क्या करेगा, सुरक्षित करेगा, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करेगा। तो दृढ़ पटल का बस इतना ही काम है कि ये आकार, नेत्र के आकार को गोल बनाता है तथा इसके आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। अब अगला भाग जो देखेंगे, जो अगला भाग रहेगा, अगर इसी फिगर को देखें तो दूसरा जो पार्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कार्निया बोलेंगे, ठीक है, दूसरे भाग को क्या बोलेंगे, कार्निया, ठीक है, कार्निया, ठीक है, जो दूसरा भाग होगा वो कार्निया होता है, ठीक है। अब दृढ़ पटल के आगे वाला जो हिस्सा होता है ये यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कार्निया कहलाएगा, ठीक है, यही जो हिस्सा होता है यही कार्निया होता है। तो नेत्र का सबसे बाहरी वाला भाग ही क्या कहलाता है, कार्निया कहलाता है। अब कार्निया का क्या करता है, ये प्रकाश की किरण को अंदर ले जाने का काम करेगा, मतलब ये प्रकाश की किरण को अगर इसी से होके प्रकाश की किरण क्या करेगी, इंटर करेगी, ठीक है, प्रकाश की किरण इसी से होके इंटर करेगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कार्निया। कार्निया क्या होता है, नेत्र का आगे वाला भाग ही, कर्व भाग, यहां से अगर बात करें यहां से यहां तक, यही कर्व भाग क्या कहलाएगा, कार्निया कहलाता है, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा ये कार्निया कहलाता है, ठीक है। तो कार्निया का काम ही क्या है कि इसी से होके प्रकाश की किरण नेत्र के अंदर जाती है, आईज के अंदर इंटर करती है, रे ऑफ लाइट इसी कार्निया से, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं, तो अगला जो भाग है उस भाग को क्या कहेंगे, ठीक है, तो इसको दूसरे पेन से लिखा जाए, ठीक है। तो जो अगला भाग है वो क्या है, आइरिस, ठीक है, इसको परितारिका भी कहते हैं, ठीक है,
परितारिका, परितारिका, ठीक है, परितारिका या आइरिस, ठीक है, आइरिस, क्या बोला जाता है, आइरिस या परितारिका, ठीक है। अब परितारिका क्या है, ठीक है, तो जब हम आइस के अंदर, आपको फिगर में सारा चीज दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम यहाँ एक रफ डायग्राम बनाएं तो ऐसी संरचना पाई जाएगी, ठीक है, ऐसी संरचना ये नेत्र के ऐसे भाग में पाई जाएगी, ठीक है, ऐसी संरचना परितारिका पाई जाती है, ठीक है। ये हमारी क्या है, परितारिका। अब अगर कहेंगे परितारिका कैसे दिखेगी, तो नॉर्मल अगर आंख को यही सामने से करें तो देखिए, जैसे मैं आइस को ऐसे बनाता हूं, ठीक है, ये ऐसी हमारी संरचना होती है आइस की, मान लीजिए ऐसी संरचना होगी, ठीक है, ये आइस का सामने से, तो ये आपने देखे होंगे कि ऐसे ऐसे संरचना आपके आंखों में ऐसी संरचना पाई जाएगी, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखे होंगे अपनी आंख को तो ऐसी संरचना पाई जाती है, ठीक है, ऐसी संरचना पाई जाएगी, ठीक है। तो ये जो होती है, ये इसी को क्या कहते हैं, परितारिका या आइरिस कहते हैं, ठीक है। ये क्या होती है, तो ये रंगीन झिल्ली की बनी होती है, रंगीन और पारदर्शी झिल्ली की बनी होती है। इसका काम क्या है, तो एक्चुअली में ये अधिक कम फैलेगी और पतली हुई, मतलब सिकुड़ेगी फैलेगी, फैलेगी सिकुड़ेगी, ठीक है। इसकी वजह से, इसी के फैलने सिकुड़ने की वजह से जो आइज का अगला वाला भाग है, आइज का जो आंख का अगला वाला भाग है, वो क्या होता है, वो उसका आकार छोटा और बड़ा होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे। तो अगर बात किया जाए, ये जो आइरिस है, ये आइरिस का कलर होता है, ठीक है, आइरिस की कलर होती है। अब ये कलर क्या हो सकता है कि कुछ मनुष्यों में ये लाल हो, लाल तो नहीं, पहले देख लेते हैं काला। कुछ अक्सर मनुष्यों में, सामान्य मनुष्यों में इसका जो रंग होता है वो क्या होता है, काला होता है, यानी ब्लैक होगा, ठीक है। सामान्य मनुष्य में जो आइरिस का ये कलर होगा बाहरी, वो क्या होगा, काला होगा। या ये भी हो सकता है हरा भी हो, या भूरा हो, और या तो वो नीला भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब कहेंगे कि काला तो सामान्य तौर पे होता है, लगभग हर मनुष्यों की आंख का जो कलर होता है आइरिस का, वो काला होता है, यानी परितारिका का कलर जो काला होता है। लेकिन ये कभी कभी कुछ मनुष्यों की आंखों का रंग भूरा भी होता है, कुछ का हरा भी होता है, कुछ का नीला भी होता है। तो बेसिक समझिए कि हरा, भूरा और जो नीला है, वो लगभग फॉरेन सिटीज में या फॉरेन कंट्री में जो भी व्यक्ति होते हैं, उनके लगभग कुछ कुछ में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन लगभग जो सामान्य इंडियंस हैं, उनमें से लगभग काला ही होता है, ठीक है, आइरिस का कलर काला होता है। अब आपने कई बार लोगों को देखा होगा कि अगर कहीं शहर में अगर किसी का रंग, अगर ये जो है इसका अगर कलर आप देख ले अलग अलग कलर का हो, तो हो सकता है उन्होंने कॉन्टेक्ट लेंस लगाया हो। कॉन्टेक्ट लेंस लगा के भी लोग अपने आंखों का कलर बदल लेते हैं, ठीक है, वो क्षणिक मात्र होता है, वो एक लेंस होता है कॉन्टेक्ट लेंस, उसी को लगाते हैं तो जिससे आंखों का कलर बदल जाता है, ठीक है। तो अगर हम कहें तो ये हमारा क्या है, परितारिका है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे परितारिका के बाद वाला जो हिस्सा होता है, यानी ये वाला क्या है, यही हमारा क्या है, प्यूपिल है, जिसको क्या कहते हैं हम, एक तौर पे इसको पुतली बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको मिटा के इसी में अगला हेडिंग लिखे, पुतली क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पुतली क्या कहलाएगा, जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, पुतली, पुतली, पुतली या प्यूपिल, ठीक है, ठीक है, पुतली। अब पुतली क्या होता है, तो देखिए इसी परितारिका आइरिस के बीच वाला जो हिस्सा कहलाता है वही पुतली कहलाता है। अब है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण जाएगी कॉर्निया से अंदर, तो इसी कॉर्निया से होके वो क्या होगी, अंदर इस पुतली से होते हुए अगला जो भाग आएगा उस लेंस से जाके अपवर्तित होगी, ठीक है। तो अब आपने एक चीज याद रखिए, पुतली अपनी साइज को घटाती बढ़ाती है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो क्या होता है, पुतली जब भी ज्यादा प्रकाश होता है तो अपनी साइज को घटा लेती है, और जब कम प्रकाश होता है तो अपने साइज को बढ़ा लेती है, जिसकी वजह से जितना मात्रा हमारे आंख में प्रकाश को जाना चाहिए उतना वो आसानी से चला जाता है। जैसे इसका अगर ये उपयोग करना है आपको, तो आप धूप में चले जाइए, क्योंकि इस समय विंटर है तो शायद धूप उतना सही से ना निकले, लेकिन फिर भी अगर आपको धूप में छत पे चले जाइए और आप हाथ में मिरर भी ले लेते जाइए, ठीक है। जब आप मिरर लेके जाएंगे उसके बाद अपनी आंखों को देखेंगे धूप में, अपनी आंखों को दिन के उजाले में यानी धूप में जब देखेंगे तो देखेंगे जो आइरिस के बीच वाला हिस्सा है ना, वो छोटा है, बहुत छोटा हो गया। अब क्या करेंगे, आप वापस आ जाइए। जो ही आप आएंगे तो आपको फील होता है कि आपको कुछ चीजें, कुछ 2 4 5 10 सेकंड के लिए आपको वो चीजें दिखाई नहीं दे रही है। उस समय की चीजें, रूम में कुछ चीजें दिखाई नहीं दे रही धूप से तुरंत आने पे। तो वो क्यों होता है, क्योंकि आइरिस का आकार क्या हो गया, छोटा होता है, क्योंकि बाहर धूप बहुत ज्यादा थी, धूप ज्यादा थी, तो वो ज्यादा धूप की वजह से वो आपने आकार को छोटा कर लिया था, जिससे प्रकाश, नॉर्मली प्रकाश उसके आईज के अंदर एंटर कर रहा था।
लेकिन जो ही हम रूम में आते हैं तो रूम में बाहर की अपेक्षा हमारे पास कम लाइट होती है, ठीक है, कम उजाला प्रकाश होता है, जिसकी वजह से अभी तो पुतली अपने आकार पे है, जिसकी वजह से हमें सामान्य तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है। फिर एक पावर होती है पुतली में कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, फिर जो ही कम प्रकाश होता है तो वो अपने आप को फिर बड़ा आकार कर लेगी, ठीक है, और आइरिस क्या होगा, छोटा सिकुड़ जाएगा और पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रकाश फिर से जाना शुरू होता है हमारी आंख के अंदर और वो वस्तु अचानक दिखाई देती है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले जो धूप में पुतली जो छोटी थी वो अब रूम में आप जब मिरर से देखेंगे तो देखेंगे थोड़ी सी बड़ी हो गई, या अगर नॉर्मल तौर पे आप ऐसे देखें शीशे में अपने आंख को तो देखेंगे वो जो छिद्र होता है वो घटेगा बढ़ रहा होगा, घट रहा बढ़ रहा होगा, कुछ देर के ऐसे वो घट बढ़ रहा होगा, ऐसा आपको प्रतीत होगा। तो वही होता है, और उसी छिद्र के बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये परितारिका या आइरिस होती है, ठीक है। तो पुतली का बस ये काम है कि एक पावर होती है, अपने आप को फैलाकर कम छोटा कर लेता है, जिससे प्रकाश की सीमित मात्रा आइज में इंटर करती रहती है, ठीक है। इसीलिए देखते हो जब आपको धूप लगती है तो अचानक आपकी आंखें बंद हो जाती हैं या आइरिस का आकार छोटा हो जाता है, अपनी आंखें आप सिकुड़ा लेते हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा प्रकाश होता है तो जिसकी वजह से आंखों को दिक्कत होती है, तो कम प्रकाश कर लेती है, अपने आप को छोटा कर लेगी और उसके अंदर प्रकाश कम जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे पुतली या प्यूपिल क्या होता है, ठीक है। तो ये चार जल्दी से नोट कर लीजिए, और साइड में आपको उसका फिगर दिख रहा है, ये तो रफ डायग्राम है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस क्या होता है, ठीक है। तो आंख में लेंस भी पाया जाता है, ठीक है। तो अगला अगर हेडिंग लिखें तो वो होता है लेंस। अब है लेंस, ठीक है। तो लेंस क्या है, देखिए, तो लेंस आपने अब तक फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था लेंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि अरे आंख में कैसे लेंस आ गया, लेंस तो कांच का बना होता है, कैसे आंख में आ गया। तो देखिए, लेंस जो होता है वो एक तरह का मसल्स से बना होता है, मसल्स का मतलब पेशी का बना होता है, झिल्ली पतली पेशी का बना होता है जो पारदर्शी होता है। लेंस को पारदर्शी होना पड़ेगा, नहीं तो प्रकाश की किरण कैसे जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है पारदर्शी वस्तुएं होती है जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, अपारदर्शी जिससे पार न हो पाए, और पारभासी जिससे लगभग पार हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह तो ये जो लेंस होता है ये पारदर्शी होता है। अब ये कहां पे होगा, तो ये अगर जस्ट बात करेंगे तो ये ऐसे, ठीक है, ठीक है, यही हमारा लेंस ऐसे होगा। आपको उसमें भी दिख रहा होगा फिगर में कि आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये लेंस होता है। अब ये लेंस आपने पढ़ा था कि लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको बताया गया था कि लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, दो तरह के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस वे होते हैं यानी कॉन्वेक्स लेंस वे होते हैं जो किनारों पे पतले बीच में मोटे। अवतल यानी कॉनकेव लेंस वे होते हैं जो किनारों पे मोटे और बीच में पतले होते हैं, ठीक है। तो वो उसी तरह आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल होता है, लेकिन ये उत्तल कैसा होता है, ठीक है। उत्तल तो होता है लेकिन वो उत्तल कैसा होगा, तो देखिए अगर इसको हम यहां बनाए तो ये उत्तल, इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है, मतलब अगर ऐसे बनाए, ठीक है, इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो उसकी जो वक्रता होती है वो बहुत छोटी होती है कंपैरिजन आगे वाले के। अब देखिए वक्रता क्या है, तो वक्रता अगर बात किया जाए तो लेंस जो होता है उसके दोनों पृष्ठ किसी गोले से मिलके बने होते हैं। जैसे गोले से मिलके बने होने का क्या मतलब, अगर मैं इस वाले को अगर बड़ा करके बनाऊं, इस वाले को पूरा वृत्त बनाऊं, तो अब देखेंगे ऐसे बन गया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं इस वाले को पूरा करता हूं, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां तक चूंकि जा रहा है तो इसलिए देखिएगा, एक चीज देखिएगा, देखिए अगर आप ध्यान लगाएं तो ये वाला गोला, ये वृत्त गोला इस वाले गोले से छोटा है, छोटा है ना। तो छोटा है तो बताइए अगर कोई गोला छोटा है इस वाले से, अगर ये छोटा है तो इसका जाहिर सी बात है इसका क्या होगा, रेडियस ऑब्वियसली कम होगा, कम होगा। लेकिन अगर उसी तरह इस वाले गोले के लिए देखा जाए तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अगर हम यहां से बनाएं तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है जो इसमें उत्तल लेंस लगा होता है उसका जो आगे वाला सरफेस होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, उसका कर्व सरफेस, वक्रता उसकी बड़ी होती है कंपैरिजन पीछे वाले के। तो जो अवतल लेंस में, जो आंख में अवतल लेंस होता है उसकी आगे वाला, जो उत्तल लेंस का आगे वाला सरफेस की वक्रता ज्यादा बड़ी होती है कंपैरिजन पीछे वाले लेंस के वक्रता के, ठीक है। पीछे वाले लेंस की वक्रता छोटी है और आगे वाले की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है, ठीक है। अब त्रिज्या तो वक्रता जी आपने पढ़ा था कि किसी भी लेंस किसी गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को ही उस लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये उस गोले का ये त्रिज्या है और ये इस गोले का ये त्रिज्या है, ठीक है। तो इसकी देख रहे हैं वक्रता त्रिज्या बड़ी हो रही है ना, इसके कंपैरिजन में, पीछे वाले के कंपैरिजन में आगे वाला वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है। तो यही एक चीज याद रखिएगा, जो आंख में जो लेंस होती है उस
अवतल लेंस, उत्तल लेंस तो होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन उसका जो आगे वाला लेंस का आगे वाला भाग होता है उसकी वक्रता त्रिज्या पीछे वाले भाग से बड़ी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके हो सकता है कि क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सके। ठीक है, इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे, तो इसको फटाक से इसको भी समझ लीजिए और लिख लिए होंगे। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब आते हैं जो अगली हेडिंग है हमारी, वो है कचाव द्रव। कांचाव द्रव, हिंदी थोड़ी टफ लगती है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस। ह्यूमर, ठीक है, ह्यूमर है ना, ठीक है, ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अब देखिए कचाव द्रव क्या है, कांचाव द्रव क्या है, तो कहेंगे ये कौन सा द्रव। तो देखिए अगर हम एक छोटा सा नमूना, चूंकि फिगर में दिख रहा होगा आपको कचाव द्रव कहां है, लेकिन अगर हम ऐसे अगर फिगर में दिखाए तो ये ऐसे फिर आंख की फिगर होगी। ठीक है, तो यही इसके पीछे हम जस्ट हम क्या देखते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे आइरिस होगी और इसके जस्ट पीछे हमारा क्या होगा, क्या होगा, हमारा लेंस होगा। ठीक है, तो अगर ये कार्निया है हमारी, इसी कार्निया के बीच में एक लिक्विड फिल होता है। क्या होता है, एक लिक्विड फिल होता है। अगर हम इस लिक्विड की बात करें, ऐसे ही लिक्विड फिल होता है, तो कचाव द्रव एक्वस ह्यूमरस क्या है, तो हम कह सकते हैं एक जलीय लिक्विड, एक जलीय द्रव। ठीक है, एक तरह का द्रव जलीय रूप जो कि किसके बीच पाया जाता है, जो कि पाया जाता है हमारा कॉर्निया एवं प्यूपिल के बीच में पाया जाता है, या लेंस के बीच में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें जो काचाव द्रव होता है वो क्या होता है, इसको फिगर को मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे आप। तो अगर हम कहें काचाव द्रव क्या होता है, तो ये एक तरह का द्रव है जो कि किसमें, किसके बीच पाया जाएगा, तो ये हमारा कॉर्निया एवं हम कह सकते हैं लेंस के बीच में भरा होता है। ठीक है, लेंस के बीच में क्या होता है, भरा होता है। ठीक है, भरा होता है, स्पेस नहीं रहना चाहिए। ठीक है, खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, तो जिसकी वजह से लेंस के बीच में एक जलीय द्रव भरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कचाव द्रव या एक्वस ह्यूमरस। अब इसका अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, जिसको हम ब्लैक पेन से लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है। ठीक है, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.336 होता है। यानी जो कचाव द्रव क्या है, एक ऐसा द्रव जो कार्निया और लेंस के बीच में फिल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कचाव द्रव या एक्वस ह्यूमरस। ठीक उसी तरह एक और द्रव फिल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, उसी को 7वीं हेडिंग लगा लीजिए, क्या उसको कहते हैं, उसका नाम है जलीय द्रव। जलीय द्रव या विट्रस ह्यूमर, इसको दूसरे पेन से लिख रहा है। विट्रस ह्यूमर। ठीक है, विट्रस ह्यूमर। तो अब आप कहेंगे कि विट्रस ह्यूमर ये क्या है, ये भी जलीय, तो ये कहां भरा होता है, तो ये आप देख रहे होंगे जो वो गोल वाला पूरा सबसे बड़ा जो स्पेस खाली जगह बच रही होगी। ठीक है, तो उस खाली जगह में हमारा यही जलीय द्रव भरा होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो भी आइस का जो पीछे वाला हिस्सा है, लेंस के पीछे और रेटिना के बीच में, अभी रेटिना पढ़ेंगे कहां पे, तो हम कह सकते हैं लेंस और रेटिना के बीच में जो पूरा सबसे बड़ा खाली जगह होता है, उसी में लिक्विड भरा होता है, जिसको क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर या जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, तो वो एक द्रव हमने पढ़ लिया कि काचाव द्रव कहां होता है, कार्निया और लेंस के बीच में, और एक द्रव कहां स्थित होता है, तो यह लेंस एवं किसके बीच में होता है, लेंस व रेटिना लिख लीजिए, रेटिना के बीच में। ठीक है, रेटिना के बीच में
होता है। ठीक है, तो ये दो दो द्रव थे जो कि आंख में भरे होते हैं। ठीक है, ये एक तरह की नमी प्रोवाइड कर सकते हैं और एक अच्छे शेप में रखे रहेंगे। ठीक है, तो इनको भी उतार लीजिए। उसके बाद अगली भी हेडिंग हमें बहुत पढ़नी है, जिसको हम क्या कहेंगे, रेटिना कहेंगे। उसके बाद पीत बिंदु और अंध बिंदु। ठीक है, यानी ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट और रेटिना, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन दोनों हेडिंग को लिख लीजिए। हाँ, इसका भी एक चीज और देखिए छूट रहा था, जो इसका भी जो अपवर्तनांक होता है वो भी इतना ही होता है। कितना होता है, 1.336। इसका भी अपवर्तनांक ये भी होता है। तो ये जरूर आप लिखिएगा, जब भी इसकी हेडिंग लिखिए, इसके बारे में लिखिए, तो ये जरूर लिखिएगा। एक तरह का ये फैक्ट है जिसकी वजह से, और इसको लिखिए तो अक्सर ब्लैक पेन से लिखा करिए, मतलब अलग पेन से लिखा करिए। ठीक है, अलग पेन से लिखेंगे तो जैसे टीचर की नजर वहीं डायरेक्ट पहुंच जाएगी, तो टीचर को ये लगता है कि हाँ, बच्चे ने एक साइंस की चीज जरूर लिखी है, मतलब एक फैक्ट चीज लिखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप इसको लिख देंगे ना, तो टीचर यानी समझ जाएंगे कि इसने बच्चे को पूरा अच्छे से आइज के बारे में पता है, और वो आपको फुल नंबर दे के चले जाएंगे। और फिगर आपने अगर बनाया होगा तो फिगर भी जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो वो चीज याद रखिएगा। एक रफ डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं एकदम अच्छे से बनाए, बस एक गोल बनाइए, फिर आगे कॉर्निया बना दीजिए, उसके बाद हमारा आइरिस, उसके बाद पीपल, पीपल के मतलब पुतली, पुतली के बाद पीछे जस्ट वो लेंस, लेंस के पीछे सबसे पीछे जहां दीवार है उस पर हम रेटिना, पीप बिंदु, और बिंदु बना सकते हैं, और एक छोटी सी से ऑप्टिकल फाइबर नॉब्स दिखा सकते हैं। ठीक है, उसमें ऐसे डॉटेड भी जो खाली जगह उसमें डॉटेड कर सकते हैं, और यहाँ डॉटेड कर सकते हैं कार्निया और लेंस के बीच में। तो आराम से फिगर बन जाएगा। नाम लेवल डायग्राम जरूर करिएगा। डायग्राम कैसा भी बनाइए, लेकिन जो पॉइंट जहां पे होने चाहिए, जो भाग होने चाहिए, वहां पे जरूर करें। ठीक है, उसके बाद आसानी से हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें भी उतार लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। ठीक है, तो इसको भी फट से नोट करिए। बाद हम पढ़ेंगे जो अगला पॉइंट है 8वां, वो क्या है, दृष्टि पटल। ठीक है, दृष्टि पटल, यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, या हम रेटिना भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं रेटिना पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है, रेटिना यानी, ठीक है, रेटिना। तो आपको उस फिगर में दिख रहा होगा रेटिना कहां पे है। ठीक है, तो रेटिना एक तरह का एक ऐसा पॉइंट है जिस पे प्रकाश की किरणें जब इंटर करेंगी, जब भी प्रकाश की किरण आंख के नेत्र अंदर प्रवेश करेगी, तो अपवर्तन के पश्चात लेंस से अपवर्तित होके जिस बिंदु पे मिल जाएंगी, जिस बिंदु पे मिलेंगी, और वही उसी बिंदु पे मिलेंगी जहां पे हमारा रेटिना होता है। तो जिस बिंदु पे मिलती है वही बिंदु कहां कहलाता है, रेटिना कहलाता है। और एक तरह पे समझिए, रेटिना एक तरह का पर्दा है जिससे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो रेटिना क्या है, रेटिना वह बिंदु है जिसपे क्या बनता है, वह बिंदु जिस पर क्या बनेगा, जिस पे प्रतिबिंब बनेगा, जिस पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा, यानी वो गोलीय सरफेस होगा। जब लेंस से टकरा के प्रकाश की किरण जाएंगी तो ये अपवर्तित होके उस बिंदु पे क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो ये जो बिंदु होगा, यही बिंदु हमारा क्या है, आर, यानी रेटिना है। तो रेटिना कह सकते हैं आंख के अंदर स्थित वह बिंदु जिस पर प्रकाश की किरण जब लेंस के अंदर पहुंचती हैं, तो लेंस के द्वारा अपवर्तित होके कहां, जिस बिंदु पे मिल जाती हैं, किसी बिंदु पे मिलती हैं, वही बिंदु क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। और रेटिना पे ही हमें वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो कह सकते हैं रेटिना एक ऐसा बिंदु है जिसपे वस्तु का प्रतिबिंब आंख के अंदर बनेगा। अब याद रखिए, स्टार्टिंग में भी बताए थे, जो यहां प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। उल्टा यानी इनवर्टेड होगा, और जब इनवर्टेड होगा तो वो कैसा होगा, वो हमारा वास्तविक होगा। ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक होगा, यानी रियल होगा। ठीक है, कैसा होगा, वास्तविक यानी रियल होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा एवं वास्तविक होता है। अब उसको सीधा कौन कौन करेगा वो भी हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो इतना जाने रहिए, रेटिना वह बिंदु है जिस पे वस्तु का प्रतिबिंब आंख के अंदर बनता है, लेकिन उल्टा एवं कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। ठीक है, तो इसको फटाक से नोट करिए। फिर अगली हेडिंग,
ठीक है, अब एक लिखते हैं पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। ठीक है, तो अगली हेडिंग हमारी पीत बिंदु, नौवीं पीत बिंदु। ठीक है, पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट। अब देखिए येलो स्पॉट कहने का क्या मतलब है, अगर हम एक लेंस बना रहे हैं, ठीक है, यहां से वो निकल जाती है नॉब्स, ठीक है, वो भी बताया जाएगा कैसे। ठीक है, ये नीचे आई तो ये कॉर्निया है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, ये कॉर्निया है, ठीक है, और यहां पे जस्ट मान लीजिए एक हमारा क्या है, लेंस मान लीजिए, ठीक है, एक छोटा सा। तो जब भी इस लेंस की जो मुख्य अक्ष होगी, ठीक है, मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पे कट कर रही होगी, ठीक है, रेटिना के जिस बिंदु पे इस लेंस की मुख्य अक्ष कट कर रही होगी उसी बिंदु को क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। यानी अगर रेटिना होगा, रेटिना को जिस बिंदु पे इस लेंस का मुख्य अक्ष इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कट कर रहा होगा, उस बिंदु को हम मान लीजिए जैसे इतना बड़ा रेटिना का हिस्सा है, ठीक है, इतना बड़ा रेटिना का हिस्सा है, ठीक है, उसको ये लेंस है, उत्तल लेंस है, इसका जो मुख्य अक्ष होगा, मुख्य अक्ष क्या होता है, जो लेंस के मुख्य यानी हम कह सकते हैं बीचों बीच से जा रहा होगा, ठीक है, तो अगर कहें तो यहां सीधे हम कह सकते हैं उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा होगा, ठीक है। तो अगर या सेंटर ऑफ कर्वेचर न कह के अच्छी शब्द है प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से, तो लेंस के अगर ऑप्टिकल सेंटर से खींची गई लाइन क्या कहलाती है, प्रकाश, वो हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष, लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना के जिस बिंदु पे कट करेगा उस बिंदु को क्या कहेंगे, पीत बिंदु कहेंगे यानी येलो स्पॉट कहेंगे। ठीक है, तो येलो स्पॉट हमने समझ गया कि येलो स्पॉट क्या होता है कि अगर लेंस का मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पे कट करता है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अंध बिंदु किसे कहते हैं, जिसको भी एक रफ डायग्राम के रूप में समझ लीजिए, बना लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, अब हम देखेंगे अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। क्या ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। तो अंध बिंदु क्या होता है, तो रेटिना पे ही एक ऐसा बिंदु, अगर कोई भी प्रकाश की किरण जो लेंस उसके अंदर जा रही हैं, लेंस से होती हुई, नेत्र के अंदर लेंस से होते हुए रेटिना पे जा रही हैं, तो रेटिना के जिस भाग से वो प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं, निकल के कहां पे ले जाएंगी, किसके थ्रू जाएंगी, तो ऑप्टिकल नॉब्स के थ्रू किसकी ओर जाएंगी, माइंड की तरफ जाएंगी। तो यानी रेटिना के जिस बिंदु को प्रकाश की किरणें भेद कर बाहर निकलती हैं उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अंध बिंदु समझिए कि नेत्र के रेटिना के जिस बिंदु से प्रकाश किरणें उसको भेद कर बाहर की तरफ निकलकर मस्तिष्क के पास पहुंचती हैं, किसके थ्रू, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में, ठीक है, ऑप्टिकल नॉब्स के थ्रू पहुंचती हैं, तो उन्हीं बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अंध बिंदु आपको समझ आ गया होगा कि वह बिंदु रेटिना पे स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें उसको भेद कर मस्तिष्क के पास पहुंचती हैं, तो उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। और पीत बिंदु क्या था, तो जिसपे लेंस का प्रकाशिक मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पे कट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगली हेडिंग लिखते हैं ठीक है, एक और हेडिंग छूट रहा है, वो हेडिंग हम लिख लेते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोराइड किसे कहेंगे, कोराइड।
ठीक है। ठीक है, कोराइड। ठीक है, तो ये कोराइड क्या होता है, तो अगर हम एक फिर से अगर एक बनाए नेत्र, ठीक है, तो ये बाहर वाला क्या था, दृढ़ पटल था हमारा। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, ये दृढ़ पटल होता है, ये हमारा दृढ़ पटल होता है, ये हमारा क्या होता है, कॉर्निया होता है। कॉर्निया के जस्ट बगल में क्या होती है, हमारी आइरिस होती है। ठीक है, आइरिस वाले भाग में ये क्या होता है, पुतली होता है। पुतली के जस्ट पीछे हमारा क्या होता है, अवतल उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस, और इसके बीच में हमारा क्या होता है, काचाभ द्रव होता है। ये वाला द्रव क्या होता है, जलीय द्रव कहलाता है। इस भाग में हमारे क्या होते हैं, रेटिना होता है। रेटिना इसका मुख्य अक्ष जिस बिंदु पे कट करता है उसको भी पीत बिंदु कहते हैं, येलो स्पॉट कहते हैं, और ये हमारा पूरा भाग रेटिना कहेगा। रेटिना के बाद जब प्रकाशिक किरण जिस बिंदु से निकलती है वो बिंदु क्या कहलाता है, हमारा पीत बिंदु कहलाता है। और यही हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी ऑप्टिकल नॉब्स होती हैं। और ऑप्टिकल नॉब्स ये जो प्रकाश प्रतिबिंब का जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स विद्युत तरंगों के रूप में, ठीक है, वो मस्तिष्क के पास पहुंचता है और हमें वो वस्तु, मस्तिष्क क्या करता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमें सीधा करके महसूस करा के उसका कलर आकार सब कुछ दिखाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया बहुत तेज होती है। ठीक है, लगभग 1/1 सेकंड के 1/16वें भाग में प्रक्रिया हो जाती है, इसलिए हमें कोई भी वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है कि उल्टी है। उल्टी महसूस कभी होती ही नहीं है, हमें जैसा जो वस्तु रहता है वैसा ही दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो अब हम देखेंगे कोराइड क्या है। तो कोराइड क्या होता है, ये दृढ़ पटल, ये दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल के अंदर वाला भाग, ये अंदर वाला भाग ही क्या कहलाता है, यही कोराइड कहलाता है। ठीक है, तो यानी अगर इसको हम अलग पेन से लिखें, ठीक है, तो ये इसमें बहुत वो हो गया होगा, तो अगर हम इसको अलग पेन से बनाएं तो कोराइड देखिए कहां होगा। दो पेन से हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए दृढ़ पटल है, ये दृढ़ पटल है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कोराइड क्या है। तो कोराइड यही वाला भाग होता है। ठीक है, दृढ़ पटल के जस्ट अंदर वाला भाग क्या कहलाता है, कोराइड कहलाता है। ठीक है, तो ये रेड वाला जो भाग होगा है यही हमारा क्या कहलाएगा, कोराइड कहलाएगा। ठीक है, तो कोराइड क्या है, ठीक है, तो यह एकदम एकदम ब्लैक कलर का होता है। ये कोराइड क्या करता है, ये प्रकाश किरणों को क्या कर लेगा, पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अगर कोई एक्सेस प्रकाश की किरण होगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। और सभी प्रकाश किरणें जब किनारे की प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेगा तो केवल और केवल प्रकाश किरण सीधे क्या कहेगी, रेटिना पे जाके बन जाएगी। तो ये एक हेडिंग छूट रहा था, छूट क्या रहा था, अभी अगला टर्म था। ठीक है, तो वही कोराइड होता है। ठीक है, तो ये कोराइड के बारे में भी आप लिख लीजिए। ठीक है, और समझ लीजिए कोराइड जस्ट दृढ़ पटल के नीचे होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो हमने बार बार बोला कि प्रकाश किरण कार्निया से इंटर करती है, जितनी कितनी प्रकाश की किरण जानी है वो डिपेंड करता है प्यूपिल यानी पुतली पे। पुतली से जब प्रकाश किरण आगे जाती है तो लेंस पे पड़ती है और लेंस से अपवर्तित होती है, और अपवर्तित होने के बाद वो जलीय द्रव को पार करती हुई कहां पे पहुंचती है, वो उस बिंदु पे पहुंचती है जहां पे हमारा रेटिना स्थित होता है, और उसी रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। वहीं पे हमें सब कुछ पता चलता है। फिर उस रेटिना से कुछ वो प्रकाश किरणें बाहर निकलती हैं, उस बाहर जिस बिंदु से निकलती हैं उसी बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु कहते हैं। अंध बिंदु, उसी बिंदु से वो एक इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल नॉब्स के थ्रू, प्रकाशिक संवेदना यानी सिराओं के थ्रू क्या करेगी, वो निकलेगी और मस्तिष्क से पहुंचेगी। मस्तिष्क सेकंड के 1/16वें भाग में क्या करेगा, उसको जैसा था, जैसा उल्टा बन रहा है तो उसको सीधा करके हमें उसके आकार, रंग, रूप, हर चीज को तुरंत क्या करता है, बता देता है, और हमें वो वस्तु दिखाई देना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे हमारा भी नेत्र के अंदर कोई भी प्रतिबिंब बनता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने नेत्र को पूरी तरीके से अच्छे से समझ लिया होगा। आपको साइड में फिगर दिख रहा भी था, आप अच्छी से उसको समझ के रिलेट कर लिए होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नेत्र की फोकस दूरी एवं संसंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, इस हेडिंग को आपने लिख लिया होगा। अब अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे नेत्र की फोकस दूरी और संसंजन क्षमता। ठीक है, क्या, समंजन क्षमता। ठीक है, फोकस दूरी एवं समंजन क्षमता। फोकस दूरी एवं
समंजन क्षमता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर इसको इंग्लिश में भी लिख दिया जाए, फोकल लेंथ एंड एकोमोडेटिंग पावर। ठीक है, एकोमोडेटिंग पावर, समंजन क्षमता, फोकल लेंथ या एकोमोडेटिंग पावर। अब देखिए फोकस दूरी क्या होती है, तो हमने फोकस दूरी पढ़ा था, किसी भी लेंस से फोकस दूरी पढ़ा था कि फोकस दूरी क्या होती है। तो जहां पे लेंस से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर जिस बिंदु पे मिलती हैं मुख्य अक्ष के, वही उसकी फोकस दूरी होती है। तो अब हमारे पास अगर ये हमारा लेंस होता है, ठीक है, ये अगर हमारा लेंस है नेत्र में, तो एक इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, अब इससे जाने वाली प्रकाश की पैरेलल जा रही है, तो जाने के बाद जिस बिंदु पे निकलेगी, ठीक है, जिस बिंदु पे मिलेगी, ठीक है, वही उसकी फोकस दूरी होती है। तो नेत्र की बात किया जाए तो नेत्र में हमारा कोई भी वस्तु का, अभी पढ़े हम लोग, तो नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो कहां बनता है, रेटिना पे बनता है। अगर रेटिना पे बनता है तो जाहिर सी बात है उस फोकस ही क्या होगा, रेटिना पे स्थित होगा। ठीक है, रेटिना भाई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, तो यानी रेटिना ही फोकस है। तो फोकस दूरी क्या कहलाएगी, अगर ये हमारा रेटिना हो आंख में, तो यहां से सेंटर कहेंगे, इसको सी कहेंगे, यानी सी का मतलब होता है ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब पिछली क्लास में आपने पढ़ लिखा है, ऑप्टिकल सेंटर का मतलब होता है प्रकाशी केंद्र। तो प्रकाशी केंद्र, लेंस के प्रकाशी केंद्र से रेटिना की बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो ये समझ गए ना। तो अब हम पढ़ेंगे ये फोकस दूरी समझ गए। अब इसके बाद इसको भी हल्का सा बना लीजिए, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं समंजन क्षमता किसे कहते हैं। इसको हम मिटा देते हैं, फोकस दूरी आपने समझ लिया। अब इसके बाद पढ़ना है एकोमोडेटिंग पावर और या समंजन क्षमता। ठीक है, अब देखिए, अब समंजन क्षमता का मतलब क्या है। देखिए कई बार जैसे हमने फील किया है कि दूर की वस्तुएं अगर हमें नहीं दिखाई देती है तो हम आंख को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, या पास की चीजें नहीं दिखाई देती तो उसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसी एडजस्टमेंट को क्या कहते हैं हम, समंजन क्षमता। तो देखिए समंजन क्षमता क्या होती है, क्या होता है कि लेंस जब भी नेत्र से कोई दूर की वस्तु को, नेत्र को दूर की वस्तु को देखना होता है, तो जब दूर की वस्तु को देखना होता है तो जो नेत्र का लेंस होता है वो पतला हो जाता है। अब देखिए नॉर्मली एक ये हमारा नेत्र का लेंस है, ठीक है, नॉर्मली ये हमारा नेत्र का लेंस है, ये क्या करेगा, अपने आप को पतला कर लेगा। ठीक है, अपने आप को मान लीजिए पतला कर लेगा। ठीक है, पतला कर लेगा। अब पतला करने की वजह से जो इसकी फोकस दूरी होगी, फोकल लेंथ होगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो दूर की वस्तु को देख लेगा। ठीक है, नेत्र क्या करेगी, दूर की वस्तु को देख लेगी। कैसे, अपने फोकल लेंथ को, अपने फोकल लेंथ को कह दें, अपने यानी अपने लेंस को बड़ा कर देगी, वक्रता को बढ़ा लेगी। वक्रता को बढ़ाने से लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और लेंस के पतला होने से वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो बढ़ेगी यानी फोकस दूरी बढ़ेगी। जब फोकस दूरी बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमें दूर की वस्तु क्या हो जाएगी, दिखाई देने लगेगी। ठीक उसी तरह अगर आईज को पास की वस्तु को देखना होता है, ठीक है, अगर आई को, नेत्र को पास की वस्तु को देखना रहेगा तो वो क्या करेगा, वो अपने वक्रता को घटा लेगी। वक्रता को घटाने से क्या होगा कि जो फोकस दूरी होगी वो घट जाएगी। वक्रता के घटाते ही फोकस दूरी घट जाएगी। वक्रता को घटाने का मतलब होता है लेंस को क्या कर लेगा, मोटा कर लेगा, पहले की अपेक्षा मोटा कर लेगा। जो ही मोटा करेगा, तो सपोज करिए पतला था, वापस अपने आप को ऐसे ला दिया, जो ही लाएगा तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, फिर से घट जाएगी। पहले बढ़ी थी अब फिर से घट जाएगी, और जो ही फोकस दूरी घटेगी तो हमें पास की वस्तु क्या होने लगी, दिखाई देने लगी। अब ये नेत्र में एक पावर डेवलप हो रही है ना, कि दूर को वस्तु को देखने के लिए कुछ और टेक्निक कर ले रहा है नेत्र, पास की वस्तु को देखने के लिए कुछ और टेक्निक कर ले रहा है। इसी टेक्नोलॉजी को, मतलब इसी फेरबदल को ही हम नेत्र की क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्षमता जिसकी वजह से नेत्र अपने दूर की वस्तु को या पास की वस्तु को आसानी से देख लेती है, उस पावर को ही हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो समंजन क्षमता आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसीलिए देखते हो आप दूर की वस्तु को देखने के लिए अपनी आंखों को थोड़ा सा सिकुड़ाते हैं और पास की वस्तु के लिए अपनी आंखों को ऐसे फैलाते हैं,
थोड़ा सा फैलाते हैं, इसका मतलब यही है, ठीक है। समंजन क्षमता यही है कि समंजन क्षमता एक ऐसी क्षमता है जिसकी वजह से आइज वही आइज दूर की वस्तु को भी देख लेती है और पास की भी वस्तु देख लेती है। वो समझा आपने क्यों? क्योंकि दूर की वस्तु को देखने के लिए वक्रता को बढ़ा देगी, जिससे फोकस दूरी घट जाएगी और दूर की वस्तु दिख जाएगी। पास के लिए वक्रता को बढ़ा लेगी, जिसकी वजह से फोकस दूरी वक्रता को एक तौर पे हम कहें कि अपने साइज को मोटा कर लेगी, ठीक है, जिसकी वजह से अपने पास की वस्तुएं दिख जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला कि इसके इस समंजन क्षमता की वजह से कई बार ऐसा होता है कि ये क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से आइज में, नेत्र में क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है, और इसी दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। तो वो दोष भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक चीज और पढ़ना है जो कि हमारा क्या है, दृष्टि क्षेत्र पढ़ना है, ठीक है। दोष से पहले हम एक और पढ़ लेते हैं, दृष्टि क्षेत्र क्या है। तो दृष्टि क्षेत्र का मतलब क्या है, तो इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं दृष्टि क्षेत्र। दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि क्षेत्र यानी फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। दृष्टि क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो देखिए दृष्टि क्षेत्र का मतलब होता है मनुष्य की सामान्य आंख जितना क्षेत्र को देख पाती है उसी को हम क्या कहते हैं, नेत्र की दृष्टि क्षेत्र कहते हैं। जैसे अगर बात करें नेत्र की सिंगल एक आंख की दृष्टि क्षेत्र कितनी होती है, तो अगर आप आंख एक बंद करेंगे तो देखेंगे कम क्षेत्र देख पा रहे होंगे, और जब आप दोनों आंखों से देखेंगे तो थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ जाएगा। मतलब अगर बात करें आप दोनों आंखों से पीछे तो कभी नहीं देख पाएंगे, अपने आंख के सीधी रेखा में ही देख पाएंगे, ठीक है। मतलब इधर की तरफ मैक्सिमम देख पाएंगे और इधर की तरफ बिना सिर हिलाए अपनी आंखों को दाएं बाएं करें, आप तो देख रहे होंगे कि जस्ट इस सीधी लेंस के पीछे आप नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, ये पूरा जो सामने का क्षेत्र है यही क्या कहलाता है, इस सामान्य हमारे मनुष्य के नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कहलाता है। अगर अब बात की जाए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक नेत्र के, मनुष्य के एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, नेत्र का दृष्टि क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। अगर मनुष्य के एक नेत्र का दृष्टि क्षेत्र पूछे, फील्ड ऑफ व्यू पूछे, तो वो हमारा होता है 150 डिग्री होता है, 150 डिग्री एंगल को देख लेगा। जैसे आपने सोचा होगा, आपने सुना होगा, आप फोन चलाते हैं स्मार्टफोन, उसमें देखा होगा कि बहुत सारे फोन्स के जो कैमरे होते हैं वो कितने होते हैं, किसी का 120 वाइड एंगल होता है, किसी का 110 वाइड एंगल होता है, किसी का 130 वाइड एंगल होता है। वाइड एंगल समझते हैं ना, कि जिसमें उस कैमरे की वजह से कितना क्षेत्र की फोटो, कितने लंबे चौड़ाई में वो फोटो को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। कई बार आप देखते हैं कि ग्रुप में फोटो लेते होंगे तो कुछ ही किसी फोन से पूरा आ जाता होगा और किसी फोन में कम आता होगा, तो जिसमें कम होता होगा उसका वाइड एंगल कम होगा, जिसमें पूरा आता होगा उसका वाइड एंगल ज्यादा होगा। तो वही वाइड एंगल जैसे कैमरे में होता है, उसी तरह हमारी आंखें भी कैमरे की तरह काम करती हैं, तो वही कैमरे की तरह हमारे आंखों में भी वाइड एंगल यानी जो फील्ड ऑफ व्यू होता है वो होता है। तो अगर हम बात करें हमारी एक आंख का जो व्यू एंगल होता है वो हमारा 150 होता है, मतलब हम 150 तक के भाग को देख सकते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए दोनों नेत्र की, ठीक है, अगर दोनों नेत्र की बात करें, ठीक है, अगर हम दोनों नेत्रों के का दृष्टि क्षेत्र देखें, दोनों नेत्र का दृष्टि क्षेत्र मिलाकर एक साथ देखें तो वो कितना है, वो है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। कितना है, 180 डिग्री है। मतलब जब भी हम दोनों आंखों के साथ देखेंगे बिना सिर हिलाए तो हम मैक्सिमम इसी के सीध में देख पाएंगे, कभी पीछे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, दृष्टि क्षेत्र। तो एक छोटा सा टॉपिक ये छूट रहा था, ये भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप जल्दी से कर लीजिएगा, लिख लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, ठीक है। तो देखिए दृष्टि दोष बताए थे कि आंख जब भी नेत्र दूर की वस्तु या पास की वस्तु को देखने में उसको समंजन क्षमता एडजस्ट नहीं कर पाती है, उसी की वजह से दोष उत्पन्न हो जाता है। उसी दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष। मतलब कहने का है कि जब भी नेत्र कोई दूर की वस्तु को न देख पाए या पास की वस्तु को न देख पाए तो उसी दोष को हम क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये दोष कितने तरह के हैं, पहला अगर हम दोष की बात करें, अगर हम पहले दोष की बात करें दूर दृष्टि में,
मतलब दृष्टि दोष में, तो हमारा पहला दोष आता है निकट दृष्टि दोष। क्या है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको मायोपिया कहते हैं। मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस, इसी को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। अब अगर मैं कहूं कि निकट दृष्टि दोष है क्या, तो मैं कहूंगा जो दोष होता है वही दिखाई देता है। ठीक है, मतलब कि जो दोष होता है वही दिखाई देता है। आप कहेंगे सर जी क्या बात कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष है, तो फिर कह रहे हैं कि जो दोष है वही दिखाई दे रहा है, क्या कहने का मतलब है? तो देखिए, इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष हो क्या। तो मैंने कहा कि जो दोष होता है वही दिखाई देता है। भाई जो दोष है, निकट दृष्टि दोष, निकट ही दोष है ना, तो मैंने कहा कि जो दोष होता है वही दिखाई देता है। कहने का मतलब निकट अगर दृष्टि दोष आपसे पूछा जाए तो मैं कह रहा हूं जो दोष होता है वही दिखाई देता है, यानी निकट ही हमें क्या दिखाई देता है? निकट की वस्तु क्या दिखाई देगी? स्पष्ट दिखाई देगी। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, दिखाई देती है। ठीक है, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। अब बात करें कि दूर की वस्तु तब क्या होगी, तो वही दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, दिखाई देती है। ठीक है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उसी दोष को हम क्या कहते हैं? दृष्टि, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मैंने कहा ना कि जो दोष होता है वही दिखाई देता है। अगर आप गलती से अगर टीचर से ऐसे बोले कि सर जो दोष होता है वही दिखाई देता है, उसी को दृष्टि दोष कहेंगे, ये क्या बोल रहे? तो देखो, कहने का मतलब वही है कि मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि जिस दोष में नेत्र दूर की वस्तु को न देख पाए लेकिन पास की वस्तु को आसानी से देख ले, वही दोष क्या कहलाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ये बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि निकट का मतलब दोष है तो ना पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तु दिखाई देगी, और वो वही मार खा जाते हैं, गलत हो जाते हैं। एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, टीचर काट देंगे क्योंकि गलत लिखा है। तो बस याद रखे रहिए कि जो दोष होगा वही दिखाई देगा। अब आप कभी नहीं बोलेंगे जो दोष होगा नहीं दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है। निकट अगर ना समझ रहे हो तो पास समझ लीजिएगा। ठीक है, इसको भी फटाक से नोट करिए, फिर हम इसका कारण बताते हैं और फिर निवारण बताया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी नोट करिए। अगर बात करें पहला कारण क्या हो सकता है, तो पहला कारण यही है कि अगर नेत्र की क्या होती है? नेत्र की वक्रता बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ेगा तो वक्रता बढ़ेगा। ठीक है, नेत्र की क्या हो जाती है? नेत्र की वक्रता नहीं, अगर कहें नेत्र के लेंस की वक्रता, नेत्र के लेंस की वक्रता, लेंस की वक्रता, नेत्र के लेंस की वक्रता क्या हो जाती है? ये बढ़ जाती है। नेत्र के लेंस की वक्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर नेत्र कारण यही है, नेत्र के लेंस की अगर वक्रता बढ़ जाएगी, जिसके फलस्वरूप उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो ये भी कारण, इसको दूसरे पेन से लिखते हैं। अगर लेंस की वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? घट जाएगी। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, घट जाएगी, और घटने की वजह से घट जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, जिसकी वजह से उसकी जो फोकस दूरी होगी वो भी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। फोकस दूरी घट जाती है, घट जाती है, फोकस दूरी। ठीक है, दूरी, फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है, जिसकी वजह से जो स्टार्टिंग में अगर हमारी नेत्र सही था तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा होता है, जिसकी वजह से उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है।
ठीक है, रेटिना से पहले ही बन जाता है और उसके फलस्वरूप क्या होता है, उसके फलस्वरूप हमारा वस्तु का प्रतिबिंब हमें रेटिना पे न बनता है, जिसकी वजह से हमें दूर की वस्तु क्या होती है, दिखाई नहीं देती है और पास की वस्तु तो दिखाई ही देती रहती है। ठीक है, तो इसका वही कारण है, कारण यही है कि पहला लेंस के नेत्र की वक्रता अगर बढ़ जाएगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या घट जाती है और उसके फलस्वरूप जो नेत्र की फोकस दूरी है लेंस की वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी और घटने की वजह से जो प्रतिबिंब फोकस रेटिना पे बनना चाहिए वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसकी वजह से दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं देती। अगर हम उसको रे डायग्राम से समझे तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए, फिर हम रे डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, या इसका दूसरा कारण भी हम लिख ले, दूसरा कारण लिख ले, फिर आप उसको हम फिगर से समझाते हैं। अब देखिए, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए, दूसरा अगर कहें नेत्र लेंस के गोले का, नेत्र लेंस के गोले का भाग, गोले जो गोला होता है गोले का व्यास बढ़ जाए, व्यास बढ़ जाए या रेडियस भी कहते हैं, रेडियस बढ़ेगा तो व्यास भी बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ जाए। ठीक है, नेत्र के गोले का बढ़ जाए। ठीक है, अब देखिए ये समझने में क्या दिक्कत है, देखिए जैसे ये हमारा रेटिना है, ये हमारा गोला है, ठीक है उसका, और इसी में लेंस है। ठीक है, तो ये लेंस का ही ना गोला है, अगर यही बढ़ जाए, अगर ये बढ़ जाएगा तो सोचिए ये रेटिना था, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये ऐसे बड़ा हो गया। ठीक है, इतना बड़ा हो गया, तो बड़ा होने से वजह से रेटिना यहां पहुंच गया, रेटिना के यहां पहुंचने से आप देखेंगे इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब पहले इतना था और अब इतना, चूंकि इसको दूसरे वे से बना दे तो इतना सपोज करिए बढ़ गया, और जब इतना बढ़ गया तो वही मान लीजिए यहां तो प्रतिबिंब बन रहा था, फोकस आराम से हो रहा था, लेकिन जो ही बढ़ जाएगा तो रेटिना भी यहां पहुंच गया, फोकस तब भी वही हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि फिर वस्तु हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे नेत्र के लेंस की वक्रता पहला कारण यही होता है, और दूसरा नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाने की वजह से उसकी जो फोकस दूरी होती है, रेटिना और मतलब लेंस और उसके बीच, रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यानी हम कह दें लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र के रेटिना और लेंस के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्चुअल में जहां बनता था वही बनेगा प्रतिबिंब वस्तु का, लेकिन रेटिना हमारा अब क्या हो गया है, पीछे हो गया। तो वही बात हो रही है ना, रेटिना से पहले ही बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कारण होता है। अब इसका हम देखेंगे इसको रे डायग्राम में और फिर उसका निवारण भी देख लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे अगर हम रे डायग्राम से समझें, ठीक है, ये नेत्र है मान लीजिए, इसको हम बना देते हैं, और एक ये, ठीक है, ये हमारा कॉर्निया है। अब कॉर्निया में हमारा क्या होगा, एक हम लेंस बना देते हैं। ठीक है, ये लेंस है। अब देखिए ये आइज का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये मुख्य अक्ष ड्रॉ करते हैं, एक मुख्य अक्ष ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, उसी तरह यहां भी मुख्य अक्ष ड्रॉ करते हैं। क्या है, ये मुख्य अक्ष है। ठीक है, इतना ही, बहुत ज्यादा लंबा कोई जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए वस्तु हमारी यही अनंत है, मान लीजिए ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। अब देखिए वस्तु यहीं पे स्थित है, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण होगी। ठीक है, ये प्रकाश किरण जा रही है। ठीक है, अब क्या होगा, इस दोष में क्या होगा, जब भी प्रकाश की किरण अपवर्तित होगी तो ये रेटिना पे ना मिलके रेटिना से पहले ही मिल जाएगी। ठीक है, रेटिना पे ना मिलके रेटिना से पहले, ये रेटिना यहाँ पे है हमारा, लेकिन वो यहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, अब इसकी वजह से ये वस्तु तो हमें दिखाई नहीं देगी,
ठीक है। अब वो दो कारण हमने पढ़ा था कि या तो लेंस का वक्रता क्या हो जाए, बढ़ जाए, जिसकी वजह से रेडियस उसकी वक्रता त्रिज्या घट जाती है, और फोकस दूरी क्या हो जाती है, उसके बीच की दूरी भी घट जाती है, फोकस दूरी भी घट जाती है, जिसकी वजह से हम कह देंगे फोकस दूरी घटने की वजह से वो रेडियस उस रेटिना पे ना बन के पहले बन जाता है। या दूसरा कारण हमने कहा था कि जो नेत्र के ये गोला होता है वो बढ़ जाए, उसके वजह से नेत्र के लेंस और रेटिना की बीच की दूरी भी बढ़ जाती है, वो भी जस्ट बताया गया। तो ये हमारा ऐसे बनता है, रे डायग्राम ये हो जाएगा। अब इसका निवारण देखिए क्या है, तो निवारण के लिए क्या किया जाता है, ये हम निवारण लिखते हैं, इसको निवारण लिखते, इसको यहां लिखें निवारण। तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में निवारण में हमें क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, डॉक्टर हमारे लिए एक चश्मा बना के देंगे। उस चश्मे में क्या, कौन सी लेंस होगा, वो उस लेंस उस चश्मे में हमें कौन सा लेंस लगाया जाएगा, उस चश्मे में हमें अवतल लेंस लगाया जाएगा। कौन सा लेंस लगाया जाएगा, अवतल लेंस लगाया जाएगा। ठीक है, अवतल लेंस लगा के हमें दे दिया जाएगा। अब क्या होगा, अब आपने पढ़ा था उत्तल और अवतल लेंस क्या करते हैं। उत्तल लेंस किसी प्रकाश की किरणों को सिकोड़ते हैं, मतलब एक बिंदु पे मिला देंगे, और वहीं अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैलना चाहिए तभी तो वो जाके रेटिना पे मिलेगा, तो वही काम होता है। ठीक है, अब ये मान लीजिए हमारा यहाँ रेटिना है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा कि प्रकाश की किरण एट समांतर चलेंगी। ठीक है, प्रकाश की किरण समांतर चलेगी, यहां भी होगा प्रकाश की किरण समांतर चलेगी। ठीक है, प्रकाश की किरण समांतर चलेगी। अब ये क्या होगा, ये अवतल लेंस है तो ये प्रकाश की किरण को फैलाएगा। ठीक है, और थोड़ा पास करके तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लेंस हमारा छोटा होगा थोड़ा। ठीक है, और पास करके, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा, फैलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फैला देगा। ठीक है, अब फैलाने की वजह से थोड़ी सी प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी फिर से बढ़ जाएगी, और जब बढ़ेगी, यानी सिंपल ये समझिए, तो उसके बाद क्या करेगा, फिर अब ये आगे हमको मिलेगा उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, तो ये क्या करेगा, सिकोड़ेगा, और इतना सिकोड़ देगा कि ये आसानी से रेटिना पे जाके मिल जाएंगे। ठीक है, और हमें वस्तु, दूर की वस्तु हमें क्या होने लगेगी, दिखाई दे देगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला कारण था कि अगर वही वस्तु हमारी क्या हो जाए, हमारा अगर अनंत पे या दूर हो तो वो क्यों नहीं दिखाई देता है। रीजन हमने देख लिया, कारण देख लिया, इस रे डायग्राम में समझ लिया। उसके बाद हमने निवारण समझा कि क्या करते हैं डॉक्टर, उसमें आगे अवतल लेंस दे देते हैं चश्मे में, जिसकी वजह से वो प्रकाश किरणों को फैला देता है, और फिर जाके लेंस के नेत्र के अंदर जो लेंस उत्तल लेंस होता है वो प्रकाश किरणों को सिकोड़ के रेटिना पे पहुंचा देता है। ठीक है, जैसे अगर आपको देखे तो मैंने ये चश्मा लगाया, मेरे इस चश्मे में क्या है, अवतल लेंस लगाया। क्यों, क्योंकि मुझे जो नेत्र की प्रॉब्लम है वो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। ठीक है, एक बार की बात है, जैसे मैं जब क्लास 5th में था, जब मैं चश्मा लगाता हूँ, क्योंकि क्लास 5th से लगाता हूँ, तो एक बार की बात है जब मेरे पिताजी आ रहे थे घर की तरफ, तो रोड था, तो रोड पे दिखाई देता था, तो हम माँ और छत पे थे, तो माँ ने कहा कि देखो पापा तुम्हारे आ रहे हैं और तुम रेडी हो जाओ, जाना है कहीं। ठीक है, तो मैं कहा कि कहाँ पापा, दिख नहीं दे रहे हैं। तो कहें कि मम्मी कह रही है कि वहां देखो वो आ तो रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, तो बोली कि तुम क्यों दिखाई नहीं दे रहा है क्या। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता चल रहा है। तो फिर पापा आए तुरंत माँ ने बताया कि ये बात है, इसको दिखाई नहीं दे रहा था, आप आ रहे थे। तो पापा पूछे सही बात है, तो मैंने कहा हाँ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था। तो कहे कि ऐसा क्लास में ऐसा होता है क्या। अब मैं 5th में था, तो पापा ने कहा कि, मैंने कहा कि हाँ, जब मैं पीछे कभी बैठ जाता हूँ गलती से, किसी दिन अगर लेट हो गया तो मुझे दिखाई दे, तो मुझे लगता है ये सबकी प्रॉब्लम होगी। तो पापा जो कि थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लगता है कि तुम्हारे में दिक्कत है आंख में, चलो हम दिखाते हैं। तो वही मैं अपने शहर इस गोरखपुर में आया, और एक बहुत उस समय फेमस डॉक्टर हुआ करते थे, अब नाम तो नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर जान लीजिए, अगर गोरखपुर रहते हो तो एक डॉक्टर थे, आप जानते होंगे, उनका नाम था अनिल श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव हैं। वो उस समय पहले, उस समय की बात है जब वो झंकार टाकीज के पास बैठा करते थे। उनका हॉस्पिटल था राजआई हॉस्पिटल। अब तो वो करंट में हॉस्पिटल यहाँ छाछन चौराहा है गोरखपुर में, वहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, नेत्र आइज के लिए, आई स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे हैं। तो वो उन्होंने देखा, फिर जब मेरा चेकअप हुआ तो मैं पता चला कि हाँ मुझे मायोपिया है और मुझे दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, कारण वही है। ठीक है, तो उसके बाद मुझे देखा गया, और उस समय करीब मेरा पावर, जो लेंस का मुझे पावर लगा, वो करीब मुझे -2.25 के अप्रॉक्स लगा था। ठीक है, तो वो आप जानते हैं लेंस पढ़ते हैं तो लेंस का पावर किस पे नापा जाता है, डायोप्टर। ठीक है, तो वो लगा, फिर मुझे
दूर की जो भी क्लास में अगर मैं बैठता था पीछे तो मुझे दिखाई देता था, थोड़ा सा अटपटा लगता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे एडजस्ट हो गया। तो अगर ये आपके अंदर, मान लीजिए अगर भगवान अगर ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको ये महसूस होता है कि हाँ मुझे ऐसा दिक्कत हो रहा होगा, तो आप जरूर एक बार डॉक्टर से प्रेस करें। वैसे भी अगर नहीं हो, फिर भी कहा जाता है कि नेत्र का चेकअप हर 6 महीने या साल भर में कराते रहना चाहिए, जिससे पता चलता है कि अगर कुछ कमी अधिक होती है तो हमें डॉक्टर विटामिन ए या कुछ सारे पत्तेदार सब्जियों खाने का सलाह दे देते हैं। उसके अलावा हम कुछ ऐसे फ्रूट्स जैसे, उसके अलावा हम विटामिन ए के जितने सोर्स हैं जैसे पपीता हो गया, गाजर हो गया, ये खाते हैं तो हमारी धीरे धीरे पावर सही हो जाती है और वो हम सही कर सकते हैं। नहीं तो फिर डॉक्टर इलाज वही बताते हैं कि दूर दृष्टि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस प्रिस्क्राइब होता है। ठीक है, तो ये मेरे जो चश्मे में लगा है ये अवतल लेंस ही है। ठीक है, तो आप ऐसे बना लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं दूर दृष्टि दोष। इस पूरे को नहीं मिटाएंगे फिगर को, फिर बनाने में दिक्कत होगा, उससे अच्छा कि बना है तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए क्या है हमें पढ़ना है, दूसरा जो है निकट दृष्टि दूर दृष्टि, अभी तो निकट पढ़ा है, दूर दृष्टि दोष। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या हम कह सकते हैं लॉन्ग साइटेड लेंस। ठीक है, अभी जस्ट बताया कि दूर दृष्टि दोष, जो दोष होता है वही दिखाई देता है, तो इसमें भी क्या होगा कि दूर की वस्तुएं क्या होंगी, दिखाई देंगी। तो इस फिगर को पहले मिटा देते हैं तो पता चलेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, फिगर को मिटा लिया। पहले इस फिगर को कंप्लीट कर लें, फिर आपको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होता है कि अब क्या होगा कि अगर हम बात करें तो ये क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। मतलब 25 सेंटीमीटर की जो न्यूनतम सीमा होती है उससे वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसका कारण क्या हो सकता है। तो अगर हम बात करें कारण की, तो इसका कारण, पहला कारण जैसे हमने निकट दृष्टि दोष में देखा था, उसी तरह इस दोष में क्या होगा, इस दोष में होगा कि लेंस की वक्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेंस की वक्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, वक्रता घटेगी। ठीक है, लेंस की वक्रता, ठीक है, लेंस की वक्रता क्या होगी, घटेगी। जब लेंस की वक्रता घटेगी, पहला कारण है, तो उसमें क्या होगा कि लेंस की वक्रता घटते ही वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, और जब वक्रता त्रिज्या बढ़ेगी तो फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, जिसकी वजह से फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये केवल ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है। मैंने कहा लेंस में बाकी आइज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेंस में पहला कारण हो सकता है कि लेंस की वक्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिसकी वजह से लेंस की जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगी वो बढ़ेगी और लेंस की फोकस दूरी जो पहले थी वो बदल के दूसरी कुछ हो जाएगी। ठीक है, पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण, इसको भी लिख लीजिए, दूसरा कारण ये हो सकता है कि लेंस का ये जो गोला है, लेंस के जो गोले का जो व्यास है वो कम हो जाए। कहने का मतलब जो पहले था, पहले अगर इतना था, ठीक है, अगर पहले इतना था तो अब घट के इतना हो जाएगा। ठीक है, घट के इतना हो जाएगा। तो पहले रेडियस यहां था, अब रेटिना यहां था, अब रेटिना यहां आ जाएगा। तो पहले प्रतिबिंब यहां बन रहा था, ठीक है, तब भी वही बनेगा। क्यों, क्योंकि उसकी फोकस दूरी उतनी ही है, लेकिन रेटिना अब हमारा यहां आ चुका है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें वस्तु
फिर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है कि अगर नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाए, नेत्र के लेंस गोले का भाग बढ़ जाए, नेत्र के लेंस गोले का व्यास घट जाए, क्या हो जाए, व्यास घट जाए, बढ़ नहीं जाए, घट जाए। ठीक है, घट जाए, जिसकी वजह से घट जाएगा। ठीक है, घट जाएगा और क्या होगा, फोकस दूरी हमारी रेट, जिसकी वजह से हम फोकस दूरी नहीं, जिसकी वजह से लेंस व रेटिना के बीच की जो दूरी है, के बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, हमारी घट जाए। ठीक है, लेंस के बीच की दूरी जो है घट जाएगी, जैसा फिगर में बताया था। तो जितना उस लेंस की फोकस दूरी उतना ही रहेगी, लेकिन रेटिना और लेंस के बीच की दूरी घट जाएगी, जिसके वस्तु तो पीछे प्रतिबिंब बनेगा, जिसकी वजह से पीछे बनना शुरू हो जाएगा और इस तरह से हमें वो पास की वस्तु नहीं दिखाई देगी। अगर हम इसको रे डायग्राम में देखें तो पास की वस्तु यही है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है रखी, मान लीजिए लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है। क्या होगा, यहाँ लेंस जाएगा। ठीक है, तो दो ही कारण होगा। अब क्या होगा, ये पीछे बनेगा। ठीक है, लेंस के पीछे बनेगा, यहां पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, इमेज जाके इसको अगर हम डॉटेड बनाएं, ठीक है, डॉटेड बनाते हैं, ठीक है, पीछे जाके बन जाएगा। अब पीछे बनेगा तभी हमें वस्तु नहीं दिखाई देगी। ठीक है, वस्तु नहीं दिखाई देगी ना, इसको ब्लैक से पूरा कर दें। ठीक है, वस्तु नहीं दिखाई देगी। अब इसके निवारण में क्या होगा, तो निवारण में देखते हैं क्या काम किया जाएगा। तो इसके निवारण में डॉक्टर क्या करते हैं, उस व्यक्ति को या किसी भी पर्सन को और उत्तर लेंस का चश्मा देंगे। उत्तर लेंस का चश्मा देने का मतलब क्या है, यहाँ एक और उत्तर लेंस जोड़ दिया जाएगा चश्मे में। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, उत्तर लेंस जोड़ दिया जाएगा। तो अब मान लीजिए यहाँ 25 सेंटीमीटर की दूरी है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी इस लेंस पे। अब जब इस प्रकाश की किरण लेंस पे चलेंगी तो ये भी उत्तल है, ये भी उत्तल। उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है तो ये भी सिकोड़ेगा। ठीक है, अब सिकोड़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पहुंचेगी। ठीक है, प्रकाश किरण यहाँ पहुंची, वापस ये लेंस उसको क्या करेगा, सिकोड़ देगा, जिसकी वजह से ये हमारा रेटिना पे जाके मिल जाएंगी। ठीक है, और हमें वो वस्तु दिखाई देने लगी। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपने दादा बाबू जी को देखा होगा, चश्मे, अगर एक मैं चश्मा बना दूं ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए चश्मा है। ठीक है, तो ये देखेंगे, ठीक है, ये चश्मा है। तो आप कई बार देखेंगे कि आप लोग के जो दादा बाबा जी, उनके भी लेंस चश्मे में ऐसे गोल सा सर्कल बना हुआ। ठीक है, वो कुछ नहीं होता है, वही हमारा उत्तल लेंस होता है। अब कहेंगे नीचे क्यों बना है, पूरा क्यों नहीं बना है, अवतल लेंस पूरा होगा, मेरे चश्मे में ऐसा कोई नहीं दिख रहा है, तो वो पूरा होता है, क्योंकि हमें दूर की वस्तु देखने के लिए आइस को ऊपर दाएं बाएं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पास की वस्तु को अब देखना है तो आप क्या करेंगे, ऐसे देखेंगे नहीं, आप आंख को नीचे ही देखेंगे, नीचे करके देखेंगे, जिसकी वजह से आइस का जो कांटेक्ट इसके सामने दिखे आएगी और इससे प्रकाश की किरणें होकर आंख में पहुंचेगी और हमें वस्तु पास की दिखाई देने लगेगी। ठीक है, तो समझिए बस इतना ही जो होता है वही उत्तर लेंस होता है। इतना ही जो होता है वो हमारा उत्तल लेंस होता है। अब इसको देखिए तो उत्तल लेंस किनारों पे पतला है और बीच में मोटा है, किनारों पे पतला बीच में मोटा, तो समझ गए ना, ये उत्तल लेंस। यहीं पे छोटा सा उत्तल लेंस लगा होता है लेंस, और बाकी का जो ग्लास होता है वो प्लेन ग्लास होता है, वो ताकि आप दूर की वस्तु को सामान्य तरीके से जितना देखते हैं बिना चश्मे के उतना ही देखते रहे। ठीक है, बस आपको दिक्कत क्या हो रही थी, पास की वस्तु नहीं देख पा रहे थे, उसके लिए आपको यहाँ पे लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अब वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, कारण और ये हमारा निवारण। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब तक तो ये क्लास अब चूंकि थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। ठीक है, आपने इस क्लास में अब लगभग नेत्र के बारे में, नेत्र के सभी अंग क्या क्या थे, फिगर के साथ, रफ डायग्राम के साथ भी आपने एक एक पार्ट्स को समझ लिया। उसके बाद हमने नेत्र के जो भी दृष्टि दोष थे वो सभी चीजें पढ़ ली। नेत्र की न्यूनतम क्षमता 25 सेंटीमीटर होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। न्यूनतम दूरी जो क्षमता होती है देखने की वो भी 25 सेंटीमीटर था, वो भी देख लिया हमने। नेत्र की दृष्टि क्षेत्र को भी देख लिया, कितना वो लगभग एंगल पे देख सकती है, वाइड एंगल जिसको कहेंगे। उसके अलावा समंजन क्षमता भी देख लिया, फोकस दूरी भी हमने देख लिया। ये जो दोनों दोष होते हैं उनके निवारण को भी हमने सभी
चीजें कंप्लीट कर ली। तो ये क्लास अब चूंकि थोड़ी लंबी हो चुकी है, बाकी की क्लास में हमें अगले जो क्लास में हमारी आएगी उसमें जिसमें हमें प्रिज्म के बारे में सभी चीजें पढ़नी होंगी, वो तमाम चीजें जो भी प्रिज्म से रिलेटेड है वो हम अगली क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। अगर मुझे उम्मीद होगी कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिसकी वजह से अगर हम क्लास कोई भी जो भी क्लास को अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप बिना लेट किए हुए उस क्लास को पढ़ लेंगे। इस क्लास का भी नोट्स प्रीवियस क्लासों की तरह इस क्लास का भी नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में, आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे ही उसके जस्ट पीडीएफ के नीचे ही दिया गया है, टेलीग्राम चैनल के नाम से, जिसका नाम है ज्ञान एंड विज्ञान। वहां भी आप ज्वाइन करके इस वीडियो को क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के नोट्स को आप आसानी से वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल आसानी से सब चीजें कर जाएंगे और अपने नोट्स को भी कंप्लीट करते रहिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो इस नोट्स को फोटोकॉपी भी करा सकते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम बचेगा और जो इस क्लास को बस पेन कॉपी लेके साथ लिखते रहिए, बाकी आपका वो नोट्स कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। और आपको इस समझ भी लेंगे और जब एग्जाम आएगा तो आप उस नोट्स के द्वारा पढ़ के एग्जाम में अच्छे नंबर पा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी धीरे धीरे हम और भी इस जो भी इसके न्यूमेरिकल्स हैं या बोर्ड में जो भी तीनों सब्जेक्ट तीनों पेपर से जो भी पूछे गए न्यूमेरिकल्स हैं और ऑब्जेक्टिव है, वो भी क्लास के पीडीएफ तैयार हो रहे हैं। जो ही तैयार हो जाते हैं आपको हर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और कुछ न्यूमेरिकल फिजिक्स के वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि आप भी उसको प्रैक्टिस करके जो भी, क्योंकि हमारे जो साइंस के पेपर में न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव तो आते ही हैं, ठीक है, तो उनको भी आप सॉल्व करके अच्छे से देख सकते हैं। क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हर पेपर जो भी अब तक 10 साल में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, अगर हम उसको पीडीएफ के एक वीडियो में लाके कवर कर लेंगे तो आसानी रहेगी, या तो ऐसे, नहीं तो हर चैप्टर से जितने पूरे 10 साल में उस एक पर्टिकुलर चैप्टर से जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं या बोर्ड ने बना के पेपर में रखे हैं उसको भी हम कवर कर लेंगे, ताकि आपके लिए और बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप हमें विदा करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।